हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी पीजीटी कॉमर्स 2021 का पेपर। डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा डीप में नहीं करेंगे, लेकिन जितनी डिटेल नेसेसरी है अंडरस्टैंड करने के लिए उतना डिटेल में हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर इशू प्राइस। अगर फेस वैल्यू इशू प्राइस से ज्यादा है तो उसे क्या कहेंगे? सपोज फेस वैल्यू है 10 और इशू प्राइस है 8, तो इसको क्या कहते हैं? डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, स्केलर चेन प्रिंसिपल had been given by। स्केलर चेन जो हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे उनमें से एक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, in what order do manager perform the managerial function। मैनेजरियल फंक्शन मैनेजर किस ऑर्डर में करता है? सबसे पहले प्लानिंग करेगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेगा, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग होती है, फिर डायरेक्टिंग होती है और फिर क्या होती है? कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द एसेट ऑफ अ फर्म आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट द ईयर। जब डिसोल्यूशन होता है तो सारी की सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में किस पे ट्रांसफर किया जाता है? बुक वैल्यू पे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर इनकम। अगर हम एग्रीकल्चर इनकम की बात करते हैं तो यहाँ से जो स्टैंडिंग क्रॉप है वो एग्रीकल्चर इनकम में काउंट नहीं होगा। अगर कोई बंदा कोई स्टैंडिंग क्रॉप परचेज करता है और फिर उससे इनकम जनरेट करता है तो वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आता, क्योंकि उसने एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। ये क्वेश्चन तो बहुत बार डिस्कस हुआ है, बहुत पेपर में भी आए हैं। अगर शेयर फॉरफिटेड होते हैं तो किससे वो डेबिट किया जाता है? डेबिट किया जाता है कोल्ड अप कैपिटल से, जितनी कैपिटल मांगी जाती है। सपोज 10 रुपीज का शेयर है, अगर 8 रुपीज कोल्ड अप है तो 8 रुपीज से शेयर फॉरफिटेड करेंगे। 9 रुपीज है तो 9, 10 रुपीज है तो 9, यानी कि जितना भी कोल्ड अप किया गया है उस अमाउंट को हम शेयर फॉरफीचर में फॉरफिटेड करते समय दिखाएंगे। किसमें? शेयर कैपिटल अकाउंट में। फॉरफीचर में क्या आएगी? जितनी रिसीव हो गई। और फॉरफीचर की एंट्री करते समय शेयर कैपिटल में क्या आएगी? कॉल्ड अप कैपिटल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत बार डिस्कस हो चुका है। अकॉर्डिंग टू माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इज, किस बात को इंडिकेट करती है? पॉपुलेशन इंक्रीज ज्योमेट्रिकली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये टीजीटी में भी क्वेश्चन आया था और यूपी पीजीटी 2019 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 8, with the help of following information calculate provision for bad and doubtful debts। provision for bad and doubtful debts, देखिए मिस्टर एम जो कि पहले से बेड हो चुका है, राइट ऑफ हो चुका है, यानी कि ये बेड हो गया, श्योर है, तो इसके लिए प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। डेटर एन जो है वो 8000 उससे लेने थे, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि वो 70% ही देगा, यानी 30% क्या हो जाएगा? डेप्ट। 8000 का 30% 2400। जो डेटर ओ है वो 6000 उससे लेने थे, वो सिर्फ 60% ही दे पाएगा, ये एक्सपेक्टेशन है, तो 40% क्या हो जाएगा? डेप्ट। 6000 का 40% 2400। और एक डेटर पी है जिससे 4000 रुपीज देने थे, उसकी पुअर फाइनेंशियल पोजीशन है, तो नो रिकवरी पॉसिबल नहीं है उससे रिकवरी करना, तो ये 4000 भी क्या हो गया? पॉसिबिलिटी है इसकी भी बेड होने की। जिनकी पॉसिबिलिटी है उसके लिए हम क्या बनाते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो कितना आ गया ये आपका?
8,800. Option number A is the right answer. Moving on the next question, question number 9. On 31st March 2019, total debtors are 25,000, bad debts are 1,000. So if rate of discount on debtor is 2%, rate of provision for bad debts is 5%, then the amount of discount on debtor. देखिए अगर हमें ये ट्राई बैलेंस के फॉर्म में दिया होता तो हमें पता है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में होते हैं उनसे बोलते हैं फर्दर बैड डेब्ट्स, और जो ट्रायल बैलेंस में होते हैं उनको हम बोलते हैं कि ऑलरेडी एडजस्टेड डेटर्स हैं। लेकिन यहाँ पे इसने क्लियर कट कुछ नहीं दिया है, सिर्फ लिखा है बैड डेब्ट्स। 31 मार्च को बैड डेब्ट्स है, तो इसमें देखिए दोनों डाउट है कि अब आयोग किस तरह से आंसर मांगता है, क्योंकि अगर इसमें लिखा होता फर्दर बैड डेब्ट्स तो श्योर हो जाता कि भाई ये एडिशनल बैड डेब्ट्स है। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे डाउट है कि भाई एडिशनल बैड डेब्ट्स है या वही बैड डेब्ट्स है जो ऑलरेडी 25,000 में से डिडक्ट कर दिए गए हैं। तो इस सिचुएशन में अगर आप 25,000 से 1,000 लेस करते हो तो यू विल गेट 24,000 एंड देन 24,000 का 5% प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो प्रोविजन हो जाएगा 5%, यानी कि ये कट हो जाएगा आपका 0, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12, ये आ जाएगा आपका 800 और ये 22,800। आपसे डिस्काउंट पूछा, डिस्काउंट कितना है 2%, 2% निकालोगे 2, इसका 2/100, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5 और ये आ जाएगा 8। लेकिन अगर वो ये एज्यूम करते हैं, क्योंकि क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये बैड डेब्ट्स जो है ऑलरेडी इसमें से डिडक्ट हो चुका है, तो डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने आपको कहा अगर फर्दर लिखा होता तो श्योर यही ट्रीटमेंट होती, लेकिन यहाँ पे फर्दर नहीं लिखा है या एडिशनल बैड डेब्ट्स नहीं वर्ड इन्होंने यूज किया, तो हो सकता है इसमें से ये जो आपने 1,000 लेस किए इसे लेस ना किया जाए और 25,000 का 5% और उसके बाद बैलेंस का 2% निकालोगे, यू विल गेट 475। तो दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्दर बैड डेब्ट्स नहीं लिखा है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या है इसकी है। अगर मैं काउंट करूं तो 40% ये आंसर हो सकता है और 60% ये। श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन अधूरी है, यानी कि या तो फर्दर या एडिशनल कुछ वर्ड होना चाहिए था तो श्योर ये आंसर हो जाता। यहाँ पे नहीं लिखा है तो दोनों ट्रीटमेंट हो सकती है, तो ये डिपेंड करता है। देखिए जब आंसर की आती तो क्या बताती हूँ आंसर। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, अगर डेटर से कलेक्शन हुई है तो करंट रेशियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए डेटर से कलेक्शन का मतलब क्या है, कैश प्लस हो गया और डेटर क्या हो गया माइनस, यानी कि करंट एसेट में कोई फर्क पड़ा ही नहीं। करंट एसेट ही प्लस हुई है, करंट एसेट ही माइनस हुई है, तो करंट रेशियो पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच एक्सपर्ट असिस्टेंट इज अवेलेबल टू लाइन मैनेजर। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लाइन मैनेजर के लिए एक्सपर्ट असिस्टेंट अवेलेबल होता है। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, क्योंकि उसमें एक्सपर्ट के बेस पे क्लासिफिकेशन होता है। तो सी और डी में से आंसर होना चाहिए, बट मैंने सर्च किया मुझे मिला नहीं, तो मुझे थोड़ा सा इसका सी पे ही ज्यादा कॉन्फिडेंस हो रहा है कि सी हो सकता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होती है, एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। इनमें से कौन सी बिजनेस फोरकास्टिंग की टेक्निक नहीं है, वेरिएंस। वेरिएंस में फोरकास्टिंग नहीं करते, वेरिएंस कंट्रोलिंग के लिए काम आता है कि भाई जो आपने एस्टिमेट रखा था जो एक्चुअल है उसका डिफरेंस फाइंड आउट किया जाता है। तो ये वेरिएंस निकालना या फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यूज होता है, या फिर वेरिएंस आपका विचरण वाला जो स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका अंडर रूट होता है। एक वेरिएंस ये भी होता है कि वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो ये जो है फोरकास्टिंग की टेक्निक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सिक्योरिटी प्रीमियम इज। भाई सिक्योरिटी प्रीमियम रोज तो मिलता नहीं है, तो कैसा है, कैपिटल रिसिप्ट, नॉन रिकरिंग नेचर का आइटम है। ब्रेक इवन पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है,
टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, यानी कि द सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। From the following detail, calculate taxable income of A, assuming that he is not ordinary resident। तीन तरह के स्टेटस होते हैं, एक होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और एक होता है नॉन रेजिडेंट। देखिए दो तरह की इनकम है जो इंडिया में एक्रू हुई है, चाहे रिसीव कहीं भी हुई हो या अर्न और एक्रू कहीं भी हुई हो, रिसीव इंडिया में हुई हो। ये दोनों इनकम जो है तीनों स्टेटस में, चाहे वो ऑर्डिनरी हो, नॉट ऑर्डिनरी हो या नॉन रेजिडेंट हो, तीनों ही सिचुएशन में टैक्सेबल होती है। ठीक है, ये वो पूरा टेबल आपको ध्यान रखना है। अगर उसके बेस पे आप देखोगे, रिसीव ₹100 इन इंडिया, इंडिया में रिसीव हुए, कहीं भी अर्न किए, कोई मतलब नहीं है, तीनों ही सिचुएशन में टैक्सेबल है। अनटैक्स फॉरेन इनकम ऑफ सम अर्लियर ईयर विच वाज अनटैक्स, अनटैक्स इनकम है पिछले सालों की, लेकिन प्रीवियस ईयर में इंडिया में आई है, नॉट ऑर्डिनरी में टैक्सेबल नहीं होगी। इनकम अर्न इन इंडिया बट रिसीव इन इंग्लैंड, मैंने आपको बताया इनकम अगर इंडिया में रिसीव की गई है, रिसीव अर्न की गई है, रिसीव कहीं भी हो, वो तीनों के लिए टैक्सेबल है। अगर ये नॉन रेजिडेंट होता तो भी इसका आंसर क्या आता, 3000 ही आता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द कॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग। देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, प्रोसेस कॉस्टिंग वो होती है जहां पे एक से ज्यादा प्रोसेस में काम होता है। यहाँ पे काम हुआ, फिर इसे ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे काम हुआ, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में चीजों को नॉर्मल लॉस होता ही होता है। आप कितने भी बेस्ट मैनेजमेंट करो, नॉर्मल लॉस होगा ही होगा। और एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में ट्रांसफर करने की वजह से जो नॉर्मल लॉस होता है, उससे पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। द बैड डेब्ट्स दैट हैव बीन रिटर्न ऑफ इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली देन दे आर क्रेडिटेड टू। अगर बैड डेब्ट्स हो गए थे और फिर वो रिकवर्ड हो गए हैं तो क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो यहाँ पे डेटा से इसका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि जब ये बैड हुआ होगा डेटा खत्म कर दिया होगा, सेल से कोई रिलेशन नहीं रहा, ट्रेडिंग अकाउंट में बैड डेब्ट्स आता ही नहीं है, तो इसको कहाँ ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कन्वर्ट द एनुअल ट्रेंड इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू 30 प्लस 3.6x इंटू मंथली ट्रेंड इक्वेशन। देखिए अगर एनुअल से मंथली में कन्वर्ट करना है तो एक फॉर्मूला याद रखिए, इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू a प्लस bx। अगर आपने एनुअल से किसमें कन्वर्ट करना है, मंथली में, तो क्या कर देते हैं, a को डिवाइड कर देते हैं 12 से और b को डिवाइड कर देते हैं 12 का स्क्वायर से 144। ये होगी आपकी। अगर आप एनुअल से मंथली में कन्वर्ट करते हो तो a को डिवाइड करते हो 12 से और b को डिवाइड करते हो 144 से। ये फंडा होता है कन्वर्जन का। तो अब अगर इसको डिवाइड करोगे 30 को 12 से 2.5 और 3.6 को 12 से डिवाइड करोगे 0.025। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स टू सोल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सोल्व करना है और बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, तो आप बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन में से एक चुन रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, डिसीजन मेकिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इफ प्राइम कॉस्ट इज 20,000, फैक्ट्री ओवरहेड आर 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड आर 80% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। ये चीज ध्यान रखना, फैक्ट्री कॉस्ट नहीं लिखा हुआ, 80% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड लिखा हुआ है। देन द ऑफिस कॉस्ट विल बी, तो ऑफिस कॉस्ट क्या होगी। देखिए प्राइम कॉस्ट आपको गिवन है 20,000, देन फैक्ट्री ओवरहेड 20%, 20,000 का 20% 1/4 यानी कि 5,000। इसके बाद ये क्या आ जाता है, वर्क कॉस्ट, 25,000 आपकी वर्क कॉस्ट आ गई। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है 80% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। जो ऑफिस ओवरहेड है वो फैक्ट्री ओवरहेड का 80% है,
यानी कि कितना हो गया 4000। क्या पूछा है आपसे, ऑफिस कोस्ट, देन द ऑफिस कोस्ट विल बी, ऑफिस ओवरहेड नहीं पूछा, ध्यान रखना। अगर ऑफिस ओवरहेड पूछता तो आंसर क्या हो जाता हमारा 4000। आपसे पूछा ऑफिस कोस्ट, ऑफिस कोस्ट का मतलब है इसे ऐड करने के बाद कितनी कॉस्ट आ जाएगी। तो 25,000 प्लस 4 ये हो गया 29,000। कितना आंसर आ गया आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द मेजर बेस्ड ऑन ईच वैल्यू इन सीरीज। देखिए रेंज हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू होता है, हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू लेस कर देते हो तो इसमें सारी वैल्यू यूज नहीं हुई। क्वार्टाइल डेविएशन में सारी वैल्यू नहीं होती क्योंकि मीडियन के बेस पे भी निकाला जाता है, तो हर मोड के बेस पे भी निकलता है। अगर क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम मीन लिखा होता तो सारी वैल्यू यूज होती। इंटर क्वार्टाइल आपका वो भी क्वार्टाइल से निकलता है तो उसमें भी सारी वैल्यू यूज नहीं होती, तो सारी वैल्यू किसमें यूज होंगी, स्टैंडर्ड डेविएशन में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इफ टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होने से टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो इसे क्या कहेंगे। अब ध्यान देना, द इफ टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर इज कॉल्ड। तो वेरिएबल फैक्टर के इंक्रीज होने से टोटल प्रोडक्शन हो रही है तो क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तीन होती है, एक होता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, और एक क्या होता है कांस्टेंट रिटर्न और डिक्लाइनिंग। लेकिन अगर शॉर्ट रन में बात करें तो उसमें तीन स्टेजेस होती है, इंक्रीजिंग एट अ फास्टर रेट, इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड स्टार्ट डिक्लाइनिंग। तो उस बेस पे सोचोगे वेरिएबल की तो क्या आएगा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग के लिए क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी लेते हैं, यानी कि इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव यूज नहीं करते, बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी यूज किए जाते हैं। तो ये कह रहा है क्वांटिटेटिव ओनली, तो यही क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इन केस ऑफ 3 एट्रीब्यूट द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस विल बी। इसमें कई सारे फॉर्मूले होते हैं तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, 3 की पावर n। तो यहाँ पे क्या है, इन केस ऑफ 3 एट्रीब्यूट, 3 एट्रीब्यूट है, 3 की पावर 3 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 25 का क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, द बेसिस ऑफ टैक्सेशन फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट होती है तो उसके लिए क्या निकाला जाता है, ग्रोस एनुअल वैल्यू। तो किसके बेस पे टैक्स लायबिलिटी डिसाइड होती है, ग्रोस एनुअल वैल्यू। फंडा होता है रेंट रिसीव, स्टैंडर्ड, म्युनिसिपल वैल्यू, विच एवर इज हायर, वो पूरा फंडा यूज करते हैं अप टू स्टैंडर्ड रेंट, तो वहां से क्या निकलता है, ग्रोस एनुअल वैल्यू। उसमें से फिर म्युनिसिपल टैक्स लेस करते हैं, क्या आ जाती है, नेट एनुअल वैल्यू। फिर वही स्टेचुरी डिडक्शन और ऑल दैट, वो पूरा फंडा होता है। तो मेनली किसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी डिपेंड करती है, एनुअल वैल्यू के ऊपर, या फिर यू कैन से ग्रोस एनुअल वैल्यू। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इफ पर्सनल इनकम इज ₹62,000, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि अनअर्न इनकम भी होती है फर्म के लिए, कॉर्पोरेट टैक्स गिवन है, ट्रांसफर पेमेंट गिवन है, देन नेशनल इनकम विल बी। तो नेशनल इनकम क्या होगा, देखिए नेशनल इनकम क्या होता है, एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल इंडियन के अंदर जो कंट्री के अंदर इनकम जनरेट हुई है, इनकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं। फिर फैक्टर कॉस्ट में और ग्रॉस से नेट लाने के लिए डेप्रिसिएशन लेस करते हैं। मार्केट वैल्यू पे होती है, मार्केट वैल्यू से फैक्टर कॉस्ट में लाने के लिए इसमें से NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करते हैं, लेस करते हैं। ये बन जाती है नेशनल इनकम। उसके बाद आती है प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड और गवर्नमेंट, जो भी ट्रांसफर है उनको उसमें ऐड कर दिया जाता है। प्राइवेट इनकम के बाद आती है पर्सनल इनकम।
पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होती है? पर्सनल इनकम होती है आपकी प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स, और उसके बाद आपका आता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, उसमें होता है पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। और भी चीजें होती हैं एक दो, वो फाइन वगैरह, तो वो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स, तो अगर आपके दिमाग में ये है तो आप आसानी से इसको कर सकते थे। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको गिवन है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या हो जाएगी? नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स। फंडा पुट कर दीजिए, 62,000 प्लस एनआई है नहीं, ट्रांसफर पेमेंट 2,000, अनडिस्ट्रीब्यूटेड टैक्स कितना, प्रॉफिट कितना है 400, और ये है आपका 1,000। 2,000 में से 1,400 लेस किया, प्लस का 600, यहाँ पे प्लस का 600 है, इधर आके क्या हो जाएगा 61,400। मैं आप चाहो तो इधर आपको लिख के पूरा दिखा देती हूँ, हमारे पास यहाँ पे स्पेस है। फॉर्मूला क्लियर है? फॉर्मूला हो जाएगा पर्सनल इनकम यानी कि 62,000 इज इक्वल टू नेट इनकम, नेशनल इनकम हमारे पास है नहीं, ट्रांसफर पेमेंट 2,000 माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 400 और कॉर्पोरेट टैक्स 1,000। यहाँ से 2,000 में से ये लेस किया, ये आ गया एनआई प्लस 600, और यहाँ पे 600 प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि एनआई की वैल्यू अल्टीमेटली क्या आ जाएगी 61,400। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। प्रीमियम पेड ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ अ पार्टनर इज। जो प्रीमियम पेड किया जाता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी के ऊपर, वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। तो कहाँ किया जाएगा? डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट लेवल। देखिए अगर एक ही डिपार्टमेंट में और ऊपर नीचे डिफरेंट लेवल पे किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। और सेम पोजीशन वालों के बीच में जो इंटीग्रेशन होता है उसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, इनफॉर्मल आपको पता ही है, इसकी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट एट डिफरेंट लेवल, डिफरेंट डिपार्टमेंट एट डिफरेंट लेवल, तो इसको क्या बोलेंगे? डायगोनल कम्युनिकेशन। डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डिफरेंट लेवल है, तो इसको क्या बोलेंगे? डायगोनल कम्युनिकेशन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पे टीजीटी कॉमर्स में खूब बहस हुई थी कि क्या होना चाहिए। वहां पे उन्होंने सेबी के अकॉर्डिंग मांग लिया था। सेबी के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो क्लियर कट लिखा हुआ है, सेबी के अकॉर्डिंग जो है एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए? वो होगा 25% ऑफ द इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये भी बहुत फेवरेट ही क्वेश्चन हो गया है, बहुत बार डिस्कस हो चुका है। एफडब्ल्यू टेलर। द अरिथमेटिक मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5। मीन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का 5 है। इफ ईच फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज मल्टीप्लाई बाय 5 देन अरिथमेटिक मीन विल बी। देखिए प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक मीन की कि अगर किसी वैल्यू से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड किया जाता है तो वही इफेक्ट किस में आ जाता है? अरिथमेटिक मीन में। तो 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है ईच आइटम को, तो जो मीन है वो भी 5 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 5 5 जा 25। सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई सबके ऊपर ये रूल अप्लाई होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ए कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स डिबेंचर। एक कंपनी अपने डिबेंचर को रिडीम कब नहीं कर सकती? आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर कट क्वेश्चन है ये तो। सेक्युलर ट्रेंड्स कैन नॉट बी मेजर बाय। मूविंग एवरेज से मेजर होते हैं, सेमी एवरेज से होते हैं, फ्री हैंड कर्व से मेजर होते हैं। उसने पूछा कैन नॉट, तो क्या आंसर हो जाएगा? वेटिंग एवरेज मेथड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
Moving on the next question, question number 35. Highest in first out method of issue of material is useful when. देखिए अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो कौन सा मेथड यूजफुल होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और हीफो कब यूज होता है, व्हेन मटेरियल फ्लक्चुएटिंग, प्राइस जो है फ्लक्चुएट हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ बिजनेस फॉरकास्टिंग। इसमें से कौन सी बिजनेस फॉरकास्टिंग की टेक्निक नहीं है, बस्टिंग है। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई फॉरकास्टिंग नहीं, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर रहे हो, तो यही हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रॉफिट प्लानिंग हो सकती है, कॉस्ट स्टैंडर्ड भी एस्टिमेट किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इनमें से कौन सी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अजम्पशन नहीं है, तो अजम्पशन है ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन, अनुकूलम संतुष्टि, मेरे ख्याल से अजम्पशन नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, an accounting system that does not take into consideration outstanding expenses and accrued income, यानी कि एक्रूवल बेसिस पे नहीं है जो, तो वो क्या सिस्टम होगा, कैश बेस्ड सिस्टम। क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्रूड जो एक्चुअल में हुआ नहीं है अभी तक, कैश एंकर्ड नहीं हुआ जिसमें, वो वाली ट्रांजेक्शन को कंसीडर नहीं करता, तो वो क्या हो जाएगा, कैश बेसिस। लेकिन हमारी अकाउंटिंग क्या है, कैश एंड एक्रूवल बेसिस, दोनों ट्रांजेक्शन को लेती है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट। इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है, देखिए डीपनेस, ब्यूटी, ब्लाइंडनेस, ये एट्रीब्यूट है। हाइट क्या है, क्वांटिटेटिव टर्म है, ये एट्रीब्यूट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, in the absence of agreement, retiring partner share in the firm will be purchased by the remaining partner in। कोई अगर एग्रीमेंट नहीं है तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर किस में किया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। देखिए सपोज 3 पार्टनर हैं ए बी सी और उनका रेशो है 3:2:1। सपोज सी जो है रिटायर हो गया तो सी का शेयर चला जाएगा, तो रिमेनिंग रेशो ही क्या हो जाता है, अगर आप अपने न्यूमेरिकल के फंडे से इसे याद करेंगे तो यही क्या हो जाता है, न्यू रेशो, और यही क्या हो जाता है, गेनिंग रेशो। तो जो गेनिंग रेशो होता है उसी में परचेज किया जाता है शेयर, तो यानी कि जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वही क्या हो जाएगा, आंसर। लॉजिक समझ आया इसके पीछे, कि अगर आपको नहीं है तो आप ये फर्स्ट वाले जो सिचुएशन थी रेशो के, उसके बेस पे भी इसका आंसर कर सकते थे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, The concept of economic order quantity is concerned with। देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये देखती है कि आपको एक लोट में कितने यूनिट्स का ऑर्डर करना चाहिए, और उसके बेस पे आप देखते हो कि भाई साल भर में आप नंबर ऑफ ऑर्डर कितने देंगे, क्या आपकी कैरिंग कॉस्ट आएगी, और एक ऑर्डर में कितनी यूनिट्स आप ऑर्डर करेंगे। यानी कि EOQ क्या होता है, EOQ होता है 2 into एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन कैरिंग कॉस्ट। क्योंकि अगर आप ज्यादा ऑर्डर करके लेके आएंगे तो आपको स्टॉक में रखना पड़ेगा होल्ड करके, और उसके ऊपर होल्डिंग कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये बताती है कि कितना यूनिट्स आप एक ऑर्डर में प्लेस करें, जिससे कि आपकी ऑर्डरिंग, कैरिंग कॉस्ट और ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये क्या है, टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, डेटर्स आपको गिवन है 40,000, BR गिवन है 20,000, क्रेडिट सेल गिवन है 2,50,000, सेल्स रिटर्न 10,000 गिवन है, बिल्स पेबल 10,000, और आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। बिल्स पेबल का उसमें कोई काम है ही नहीं। अब देखिए सीधा सीधा सा फंडा है, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डेटर टर्नओवर का। डेटर टर्नओवर का हमारा फॉर्मूला होता है डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, यही होता है, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं। अब हमारे पास नेट क्रेडिट सेल क्या होता है, क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न, यानी कि 2,40,000। एवरेज अकाउंट हमारे पास एक ही बैलेंस है तो इसी को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेटर और BR का एक एक बैलेंस ही अवेलेबल है। तो एवरेज क्या हो गया, 40 + 20 यानी कि 60,000।
सोल्व करेंगे यू विल गेट 4 डेटर टर्नओवर। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है, मंथ में आंसर गिवन है, मंथ डिवाइडेड बाय DTR डेटर टर्नओवर रेशियो, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 3 मंथ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस इन, अगर हम दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन की बात करते हैं तो वो रेशियो में भी हो सकता है, परसेंटेज में भी हो सकता है, रेट में भी हो सकता है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट सेंसस इन इंडिया लाइज विद, जो सेंसस कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 शेयर कैन बी इशूड एट, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग शेयर को पार और प्रीमियम पे इशू किया जा सकता है। डिस्काउंट पे इशू करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, उसका एक क्राइटेरिया होता है, तभी डिस्काउंट पे शेयर इशू किए जा सकते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एक्चुअल एक्सपेंसेस एंकर्ड इज टर्म्स, एक्चुअल एक्सपेंसेस हो चुके हैं उसके बेस पे कॉस्ट कैलकुलेट की जा रही है, तो वो क्या हो गया, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के बारे में पूछा है। प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर के जस्ट पीछे वाला ईयर, फाइनेंशियल ईयर जस्ट बिफोर द असेसमेंट ईयर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जैसे कि अभी हमारा 1 अप्रैल 2021 क्या है, असेसमेंट ईयर है, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया 1920, यानी कि 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर, और असेसमेंट ईयर क्या है हमारा 2020 टू 21। क्लियर। इसी तरह से अगर हमारा असेसमेंट ईयर है 2021-22, तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। क्लियर। तो इस तरह से हमें देखना है, तो हमारा क्या है, फाइनेंशियल ईयर जस्ट बिफोर द असेसमेंट ईयर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपको पता है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, 21% है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पास हुआ था। ग्रीन फ्यूल की कनेक्शन में भी करेक्ट है, तो इनकरेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 48 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट रिपोर्ट डायरेक्टली टू अ सिंगल सुपरवाइजर, एक सिंगल सुपरवाइजर को जितने लोग रिपोर्ट करते हैं वो क्या हो जाएगा, उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इन केस ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देखिए, इंडेक्स नंबर जो है वो फोरकास्टिंग का मेथड है, करेक्ट है। टाइम सीरीज फोरकास्टिंग में पास्ट एक्सपीरियंस एनालाइज किया जाता है, पास्ट डेटा लेते हैं, करेक्ट है। ली स्क्वायर मेथड बिजनेस फोरकास्टिंग का बेस्ट फिट लाइन होती है, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग आर लेस एक्यूरेट देन लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग। अगर आपको बाकी पॉइंटों के मीनिंग पता है तो आप इजीली इसमें से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों सिग्निफिकेंस है, बिकॉज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इससे पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। फॉर प्रिंटिंग ऑफ वेडिंग इन्विटेशन कार्ड द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्टिंग सिस्टम इज, देखिए जो वेडिंग कार्ड इन्विटेशन हो रहा है वो कस्टमर स्पेसिफिक है, हर एक बंदा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेडिंग कार्ड जो है प्रिंट कराता है, तो ये इसका कोई एक यूनिवर्सल तरीका तो है नहीं, तो ये जॉब स्पेसिफिक जॉब होती है, तो इसमें क्या आना चाहिए, जॉब कॉस्टिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि जब कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम किया जाता है तो वहां पे क्या यूज करते हैं, जॉब कॉस्टिंग। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53।
सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज्ड बाय कंपनी, जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो कंपनी किस लिए यूज कर सकती है? देखिए, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए यूज नहीं कर सकती, डिविडेंड की पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकती, किस लिए यूज कर सकती है? फुली पेड अप बोनस शेयर के लिए। बोनस शेयर क्या होता है? जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर ना करके डिविडेंड की अमाउंट के शेयर होल्डरों को इशू करती है, उनको क्या कहते हैं? बोनस शेयर। क्वेश्चन नंबर 54, द कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड टू कंप्यूट बेसिक कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। किसी प्रोडक्ट या सर्विस की बेसिक कॉस्ट, किसी एक उत्पाद अथवा सेवा की मूल लागत की गणना करने की लेखांकन विधि है। मेरे हिसाब से इसका आंसर, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, डाउटेड है मुझे भी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका यूनिफॉर्म कॉस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग होती है जहां पे जो इंडस्ट्री है एक ही जैसे प्रोडक्ट में या सर्विस में डील करने वाले हैं, वो एक ही तरीका अप्लाई करते हैं कॉस्ट कैलकुलेट करने का। तो कुछ ऑप्शन में यूनिट कॉस्टिंग भी हो सकता है, लेकिन मेरा ज्यादा इसमें मेरा जा रहा है सी। आप अपने अकॉर्डिंग मुझे वीडियो पे कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की मेन एडवांटेज क्या होती है? स्पेशलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। The total value of goods and services produced within a country. Total value of goods and services क्या होगा? Gross domestic product. अगर इसकी जगह लिखा होता total value of factor income, factor income, तो factor income में क्या होता है? total value of factor income अगर लिखा होता तो ये हो जाता net domestic product। ठीक है, ग्रोस में से डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं, या तो हमारा क्या बन जाता है? डेप्रिसिएशन लेस करके नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन आपका जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, यानी कि प्रोडक्शन मेथड जो होता है और वैल्यू एडेड मेथड जो आपका है, एक्सपेंडिचर मेथड जो आपका है, उसमें जो वैल्यू आती है ऐड करके वो होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और फैक्टर इनकम विद इन अ कंट्री ऐड करके जो बनता है वो बनता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है? यानी कि वैल्यू ऐड करके गुड्स एंड सर्विसेज की, या एक्सपेंडिचर को ऐड करके, या वैल्यू एडेड तरीका लगा के जो आता है वो होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और फैक्टर इनकम को ऐड करके जो आता है वो आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? 200। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पार्टनरशिप में कितने होते हैं मैक्सिमम मेंबर? वो होते हैं 50 एज पर कंपनी रिवाइज रूल 2014। और जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 ने मैक्सिमम लिमिट 100 डिसाइड की है और गवर्नमेंट के हाथ में छोड़ा है रूल 18 के अकॉर्डिंग कि सॉरी रूल ध्यान नहीं है मुझे, 18 नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, रूल है कुछ उसके अकॉर्डिंग कि मैक्सिमम पार्टनर 100 हो सकते हैं, बाकी डिसीजन जो है गवर्नमेंट लेगी कितने होंगे। तो गवर्नमेंट ने मिसलेनियस रूल कंपनी के जो 2014 में निकाले थे उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर क्या होते हैं? 50। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, कैपिटल आपको गिवन है, लायबिलिटी गिवन है और फिक्स एसेट गिवन है, आपको निकालनी है करंट एसेट्स। आपको पता है सीधा सीधा फंडा, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो यहाँ पे एसेट करंट दी है, यहाँ से अगर एसेट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो हमें यहाँ से करंट एसेट निकल जाएगी आसानी से। तो वो क्या हो जाएगी? 50K प्लस 30K माइनस 70K, यानी कि 10,000 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, टूल पूछ रहा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ब्रांच है इसके अंदर, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई टूल नहीं है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग टूल है, फ्लक्चुएशन को डील करने का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएशन निकालते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू में, और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी एक टूल है डिसीजन मेकिंग में जो हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 60, गुड्स सोल्ड टू अ कस्टमर ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस इज रिकॉर्डेड एज। अगर गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस भेजा है, यानी कि अप्रूव्ड हो गए तो सेल हो जाएगी, अदरवाइज वो वापसी आ जाएंगे। तो जब तक कंफर्मेशन नहीं आती कि अप्रूव्ड हुए हैं नहीं अप्रूव्ड हुए हैं, उसको दिखाते हैं क्रेडिट सेल में।
लेकिन अगर अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है और तब तक अप्रूवल नहीं आया है, अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है तब तक जो सेल है वो कंफर्म नहीं हुई है, अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें इस वैल्यू को डेटर में से क्या कर देते हैं माइनस, और क्लोजिंग स्टॉक में वापस क्या कर लेते हैं एड ऑन कर लेते हैं। डेटर में से माइनस कर देते हैं कि हम ये मानते हैं जो क्रेडिट सेल एक्चुअल में है नहीं, वो जो हमने ऐड कर रखी है उसे माइनस कर देंगे और गुड्स हमारे स्टॉक में ही रखे हैं, अगर अकाउंटिंग ईयर के एंड तक जो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस है वो कंफर्म नहीं होती है। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, सेकेंड क्वार्टाइल इज, आपने देखा होगा क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, 4 पार्ट में एक किसी चीज को डिवाइड करना, 1 2 3, 1 2 3, ये हो जाएगा Q1 Q2 Q3। जो Q2 होता है ये क्या होता है, हाफ इधर हाफ इधर, यानी कि ये क्या हो गया मीडियम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, इफ करंट रेशियो इज, आपको गिवन है करंट रेशियो एंड देन वर्किंग कैपिटल 90,000, देन वैल्यू ऑफ करंट एसेट विल बी। सी देखिए हमारे पास करंट रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, करंट रेशियो है 2.5, करंट लायबिलिटी यानी कि करंट एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई 2.5 करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 90,000 है, करंट एसेट्स है 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, यानी कि 1.5 करंट लायबिलिटी। 90,000 ये मल्टीप्लाई करा उधर जाके डिवाइड करेगा, पॉइंट हटाएगा 0, 15 6 90, तो ये क्या आ गया 60,000। करंट लायबिलिटी आई है, करंट एसेट्स क्या है 60,000 इंटू 2.5, तो ये आ जाएगा आपका 1,50,000। आप चाहो तो ये मैंने समझाने के लिए इतना बड़ा किया है, डायरेक्टली भी इसको कर सकते हो। क्लियर, क्योंकि ओरली पता चल रहा है 2.5 है, यानी कि ये आएगा, अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट करते हो 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 90,000, और यहाँ से ये आ गया आपका 6 और 2.5 से किया है 60,000 को, तो ये आ गया 1,50,000। एक ही लाइन में आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द राइट वन। आपको बताना है, ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अगर मैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी की बात करूं तो ये थ्योरी क्या कहती है, अगर आपको पता हो तो 5 स्टेज इसमें बताई गई हैं। फर्स्ट स्टेज क्या होती है, फर्स्ट स्टेज होती है डेथ और बर्थ, दोनों के दोनों हाई होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं हाई होते हैं और बैलेंस रहता है। सेकेंड स्टेज बताई गई है डेथ जो है वो डिक्रीज होने लगती है और बर्थ अभी भी हाई है। थर्ड स्टेज होती है डेथ डिक्रीज होने लगती है और बर्थ भी डिक्रीज यानी कि लो होने लगता है। फोर्थ स्टेज में दोनों लो होता है, यानी कि डेथ और बर्थ दोनों क्या होता है लो होता है। और फिफ्थ स्टेज में डेथ इंक्रीज होती है और बर्थ जो है डिक्रीज होती है। कुछ कंट्रीज में ये है भी, जापान का एग्जांपल आप ले सकते हो, फिफ्थ स्टेज पे है वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में। अब ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन द फर्स्ट स्टेज बर्थ रेट इज लो। फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट लो है, फर्स्ट स्टेज में तो देखिए भैया बर्थ और डेथ दोनों हाई है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गई। द डिफरेंस बिटवीन देम इज हाई, बैलेंस रहता है, दोनों की हाई रेट रहती है तो ऑटोमेटिकली बैलेंस रहता है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई रॉन्ग हो गई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, सरचार्ज का आपको कराया भी गया है, अगर आपको ध्यान हो तो 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं लगता और 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक कितना सरचार्ज लगता है 10%। तो वो कह रहा है 10% सरचार्ज कब लगेगा, जब क्या होगा इनकम 50,000 से मोर होगी, क्योंकि एक्सीड की बात कह रहा है तो एक्सीड देन आप इसका आंसर क्या करोगे मोर देन 50,000, यानी कि 64 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, परपेचुअल सक्सेशन है, चलती जाती है, मेंबर आए जाए मरे कुछ भी होता रहे, ट्रांसफर होते रहे, शेयर मेंबर बदलते रहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बदलते रहे।
कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, तो नॉन कॉर्पोरेट बॉडी इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66. Question number 66. The process of influencing the activities of an organization group in efforts towards goal setting and goal achievement. Goal setting and goal achievement. ये कौन कर सकता है? इन्फ्लुएंस की बात हो रही है. इन्फ्लुएंस कौन करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा लीडर. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 67. The last function of management is. मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन कौन सा होता है? लास्ट फंक्शन क्या है? कंट्रोलिंग. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर, अभी एक क्वेश्चन भी आया था, अगर उसमें आपको ध्यान हो, इसमें पेपर में क्वेश्चन आ रखा है, इस चीज के ऊपर वो स्टेजेस दी हुई है, तो कंट्रोलिंग क्या है? लास्ट है. अगर किसी को पता नहीं है तो उस क्वेश्चन के बेस पे भी इसका आंसर लिख सकता था. ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? थोड़ा सा इलॉजिकल सा लगता है मुझे इसका ऑप्शन डी लग रहा है. मतलब मैंने कैसे दिमाग लगाया भाई, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन सेल वो सेल है या वो यूनिट है या सेल की वो वैल्यू है जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस है. यानी कि आंसर क्या आना चाहिए? सेल्स के इक्वल. तो यहाँ पे अगर मैं इसको अपने लॉजिक से देखती हूँ तो यहाँ पे आपको पता है सेल्स तो सेल्स है ही, इसके अलावा पीवी रेशो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल. कंट्रीब्यूशन क्या होगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स और प्लस वेरिएबल कॉस्ट ही कह रहे हैं. सेल्स से सेल्स कैंसिल, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट से वेरिएबल कॉस्ट कैंसिल, सेल्स बच गया. मतलब मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं, पर ये लॉजिक और किसी में तो कोई लॉजिक लग ही नहीं रहा है, इसमें कम से कम ये लॉजिक लग जा रहा है. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. मोटिवेशन इज रिलेटेड टू. मोटिवेशन किससे रिलेटेड है? मोटिवेशन रिलेटेड है हमारा लीडरशिप से. लीडरशिप जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है काम करने के लिए. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70. द लीडरशिप स्टाइल इन विच ग्रुप मेंबर आर अलाउड टू कैरी आउट द वर्क फ्रीली. फ्रीली काम करने के लिए, यानी कोई रोक टोक नहीं है, जैसे चाहे काम करे, वो है फ्री स्टाइल. ऑप्शन नंबर ए यानी कि निर्बाधवादी शैली. डेमोक्रेटिक में क्या होता है? कंसल्ट करके काम किया जाता है, यानी कि जो जूनियर्स होते हैं उनके साथ भी कंसल्ट किया जाता है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, यानी उनका ओपिनियन भी लिया जाता है. ऑटोक्रेटिक में वही दादागिरी होती है, भाई जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, यही करना है. ठीक है ना. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71. इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग द वर्क प्रोग्रेस कंसिस्ट ऑफ. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? वर्क सर्टिफाई प्लस वर्क अनसर्टिफाई. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72. इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया शैल बी टैक्सेबल. इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में प्राप्त या प्राप्त समझी जाने वाली. मैंने आपको बताया कहीं भी इनकम जनरेट करी हो, अगर इंडिया में मिलती है, वो इंडिया में रिसीव हुई है, या फिर इंडिया में जनरेट की है, कहीं भी रिसीव हुई है, वो ऑल एसएससी के लिए क्या है? टैक्सेबल है. पीछे टैक्स का क्वेश्चन आया था, मैंने वहां पे भी आपको ये बात बताई थी. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73. द रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज. देखिए जो रिलेशन है ये होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट इज द स्क्वायर ऑफ द कोरिलेशन. देखिए दोनों बहुत तो पॉसिबल किसी भी एंगल में नहीं है. ये कह रहा है स्क्वायर, फिर कह रहा है स्क्वायर रूट, तो एक ही चीज स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो हो नहीं सकती, तो दोनों में से एक ही होगा. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 74. अंडर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, ये प्रीवियस ईयर का पेपर का क्वेश्चन है. अंडर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम कंट्रोल रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या है? ऑपरेटिंग रिपोर्ट. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75. ए कंपनी इनकॉर्पोरेट बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर इज कॉल्ड. अगर कोई स्पेशल एक्ट और लेजिस्लेचर से पास हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. Moving on the next question, question number 76. A company buys 8,000 unit of an item for its annual requirement.
ईच यूनिट cost 10, ordering cost 30, carrying cost 7.5% of average inventory per year. Economic order quantity is. Economic order quantity क्या होता है, मैंने पीछे भी समझाया था जब आया था इसका क्वेश्चन. 2 into annual consumption into ordering cost upon carrying cost. 2 into annual consumption कितनी दी हुई है 8000. ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दी हुई है 30 पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट 7.5. ये कैरिंग कॉस्ट किस पे निकालते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट, यानी कि 10 रुपीज का 7.5% निकालोगे तो क्या आ जाएगा 0.75. पॉइंट हटाया, 2 जीरो लग गए. 25 3 जा 75, 25 3 जा 75, 25 2 जा 50, 3 जीरो आ जाएंगे ये, और यहाँ से काटा 10, यानी क्या आ गया आपका 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 जीरो आ गए. रूट से बाहर निकालोगे 1 जीरो 1 जीरो, और 64 किसका रूट होता है 8 का. 800 इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77. Which of the following function of management is concerned with means and end? कौन सा साधन और परिणाम से रिलेटेड है, वो है प्लानिंग. प्लानिंग इज रिलेटेड टू मीन्स एंड एंड. ए कॉस्ट दैट रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट बट चेंज विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट. देखिए फिक्स कॉस्ट का वॉल्यूम ऑफ आउटपुट से कोई रिलेशन नहीं है. सेमी वेरिएबल वो होती है जो कुछ लेवल तक फिक्स रहती है और उसके बाद चेंज हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है और डायरेक्टली रिलेटेड टू आउटपुट. आउटपुट इंक्रीजेस, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस. इस तरह से कर्व होता है वेरिएबल कॉस्ट का. क्वेश्चन नंबर 79. आफ्टर रिसेशन कम्स. देखिए पहले क्या होता है एक्सपेंशन, फिर पीक आता है, फिर क्या होता है रिसेशन आता है, रिसेशन के बाद क्या आएगा रिकवरी. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. इसमें यहाँ तक कि मुझे थोड़ा सा डाउट भी है, डिप्रेशन भी हो सकता है. देखिए एक्सपेंशन होता है, पीक होता है, फिर रिसेशन होता है, फिर ट्रॉट में चला जाता है, देन डिप्रेशन की सिचुएशन भी होती है. लेकिन कुछ हद तक कुछ थ्योरीज को देखते हुए यही आंसर लग रहा है ऑप्शन नंबर सी. ये भी थोड़ा सा मुझे डाउट है डिप्रेशन और रिकवरी में. आप मुझे वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो सकता है. अभी फिलहाल मुझे इसका श्योर जो आंसर लग रहा है वो ऑप्शन सी लग रहा है. क्वेश्चन नंबर 80. गिवन इक्विटी शेयर 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख, डेटर दिए हुए हैं, टोटल एसेट दी हुई है. तो आपको निकालना है कैपिटल गियरिंग रेशियो. कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होता है, टोटल कैपिटल अपॉन फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड और डिबेंचर. तो यहाँ पे क्या आ जाता है डेप्ट. टोटल क्या आ जाता है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. 3 और 2 5 और 1 6, 6 लाख, और डेप्ट 4 लाख है. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने ये, आई थिंक ये होता है कैपिटल गियरिंग आपका डेप्ट अपॉन इक्विटी. एक हमारे पास है डेप्ट 2 4. ये होगा आपका डेप्ट अपॉन टोटल इक्विटी. डेप्ट है हमारे पास 4 लाख, इक्विटी है हमारे पास 6 लाख. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 6 जा 18, और 3 6 जा 18, 6 6 आ रहा है 0.67. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. क्लियर. हालांकि इसके भी मुझे कुछ अलग अलग फॉर्मूले मिले हैं. आप भी वीडियो पे कमेंट करके बताना कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो सकता है. तो स्टिल ये मेरी तरफ से अभी डाउटेड है. मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर आना चाहिए सी. क्वेश्चन नंबर 81.
द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन बी कंप्यूटेड बिटवीन, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट किसके बीच में निकलता है, टू वेरिएबल के बीच में। अगर रैंक कोरिलेशन होता तो उसमें एट्रीब्यूट भी आंसर हो सकता था, क्योंकि वहां पे रैंकिंग की जाती है तो एट्रीब्यूट भी वहां पे ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, विद रिगार्ड्स टू बिजनेस साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, ये पहला ही वाला नॉट ट्रू है, यानी कि एक्सपेंशन, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी आर द 4 स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, on the admission of a new partner, if the partner decided to record changes occur in the value of assets and liability in the books but not in account, then the firm prepare, मतलब वो रिकॉर्ड तो करना चाहते हैं लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रखना चाहते, तो वहां पे क्या है, आपको पता है लाइबिलिटी और एसेट, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, एसेट डिक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, एसेट इंक्रीज हो रही है, और इनको निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस निकाल देते हैं, फिर रिवर्स कर देते हैं, ये वाली एंट्री यहाँ आ जाती है और ये वाली एंट्री यहाँ आ जाती है, पूरा इफेक्ट क्या कर देते हैं, खत्म। तो इसको क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि वो पुरानी वैल्यू पे दिखाते हैं, वैल्यू अपडेट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, द डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन किस पे निकलता है, फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे निकलेगा, बुक वैल्यू पे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 85. The term casual income does not equal. Casual income income from other sources है जो कि ओवरहेड में नहीं आई है, तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गैम्बलिंग ये है, और ये कैपिटल गेन में आता है, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज, देखिए कैश सिस्टम तो है नहीं, रिसिप्ट भी नहीं है, गवर्नमेंट भी नहीं है, नहीं भी पता तो भी चूज क्या करोगे आप, मर्केंटाइल सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज यूज फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में कौन सा स्टैंडर्ड यूज होगा, AS 6। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, द assumption that anticipate no profit and provide for all losses, ये भी फेवरेट क्वेश्चन बन गया, सभी पेपर में देखने को मिल रहा है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, फिक्स कॉस्ट दी हुई है आपको 12 लाख, जिसमें कि डेप्रिसिएशन है 80,000, यानी कि इसको लेस कर देंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन तो फिक्स कॉस्ट नहीं है, ये हो जाएगा 11,20,000। आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है पर यूनिट, और लोन इंस्टॉलमेंट दी है, लोन इंस्टॉलमेंट भी क्या है, लोन इंस्टॉलमेंट भी एक तरह की फिक्स कॉस्ट है, तो इसको ऐड करोगे तो फिक्स कॉस्ट टोटल कितनी हो गई, 13,20,000। कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट, कैश ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, कैश ब्रेक इवन पॉइंट होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन में कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन 1200 माइनस 900 यानी कि 300, 20 से 20 कैंसिल, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, टेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन इज, टेंडर अगर निकाल रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए तो उसमें क्या एस्टिमेट करते हैं, कॉस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, अकॉर्डिंग टू मार्शल द बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, मार्शल के अकॉर्डिंग बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस क्या होना चाहिए, इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू एक्सपोर्टर इज प्रोवाइडेड बाय, देखिए क्वेश्चन आया था टीजीटी कॉमर्स में, वर्किंग कैपिटल कौन प्रोवाइड करता है, तो उसका आंसर था कमर्शियल बैंक। पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी भी क्या है, एक तरह की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ही है, तो इसको भी कौन फिलफिल करेगा, कमर्शियल बैंक। क्वेश्चन नंबर 93, द बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंट, इनकम मेजरमेंट और एक्सपेंसेस मेजरमेंट का बेसिक क्या है, मैचिंग कंसेप्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94,
एन इंक्वायरी रिगार्डिंग द वैल्यू, ओनरशिप, टाइटल, एग्जिस्टेंस। भाई इंक्वायरी करना है ओनरशिप के लिए, टाइटल वो एसेट है या नहीं है, तो उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, राइट शेयर। राइट शेयर क्या होता है? बोनस शेयर होता है, डिविडेंड की कैश ना देके शेयर दे देना। और राइट शेयर का मतलब क्या होता है? अगर कोई कंपनी न्यू शेयर इशू करती है तो वो पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको ऑफर देती है, तो उसे बोलते हैं राइट शेयर, यानी कि ऑफरिंग टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। 95 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज कंसर्न विथ। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग किससे कंसर्न है? प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। भाई कंट्रोलिंग तो तभी करेंगे जब मेजरमेंट कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जेट थ्योरी। जेट थ्योरी डॉक्टर विलियम ओची का सबसे पॉपुलर नेम है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे और भी लोग हैं। अगर यहाँ से देखोगे FW टेलर की नहीं है, डेविस का नाम इसके साथ नहीं जाता, ड्रकर का नहीं जाता। अगर आपको पता भी नहीं था तो भी आप क्या चूज करके आते? ओरविल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, हायर द रेशियो द मोर फेवरेबल इट इज। अगर रेशियो हायर होगा तो फेवरेबल होगा, वो कंसेप्ट किस पे अप्लाई नहीं हो रहा है। स्टॉक टर्नओवर जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। स्टॉक टर्नओवर का मतलब क्या है? कितनी बार साल में स्टॉक कैश में कन्वर्ट हो रहा है। नेट प्रॉफिट का ज्यादा आने का मतलब है सेल के ऊपर परसेंटेज प्रॉफिट की ज्यादा है। सेम ग्रॉस प्रॉफिट में भी अगर ऑपरेटिंग के साथ कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो इसे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो मानते हैं। एक्सपेंसेस जितनी ज्यादा होगी उतना हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, तो ये कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे नोट अप्लाई किस में होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99, द सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज इज। अगर सीरीज के अर्थमेटिक मीन से डेविएशन लेते हैं तो वो क्या होता है? 0। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, एन इंक्रीज इन सेल्स प्राइस। अगर सेल्स प्राइस इंक्रीज होगा तो ब्रेक इवन पॉइंट पे इफेक्ट पूछ रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन, और कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स इंक्रीज होगी तो डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। तो ये क्या कर देगा? ये कम कर देगा ब्रेक इवन पॉइंट को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द फोर्स दैट ड्राइवन अ पर्सन टू टेक एक्शन इज। वो फोर्स जो एक्शन लेने के लिए बंदे को मजबूर करती है वो क्या है? मोटिवेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 102, income from business commence on 1st March 2018 will be assessed in the assessment year। देखिए मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए, आई एम नॉट श्योर, इसमें भी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए 18-19, क्योंकि सेम ईयर में उस बिजनेस की इनकम काउंट की जाती है जो क्या है? सेम ईयर में उसके लिए काउंट किया जाता है जो क्लोज हो रहा है या क्लोज डिसोल्यूशन हो रहा है, तो वहां पे की जाती है। अब 1 मार्च है तो एक महीने का प्रॉफिट एंड लॉस वो अपना बना सकता है, तो 18-19 में उसका असेसमेंट मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। बाकी उसका ऑप्शन है वो चाहे तो नहीं बनाए, अगले साल इकट्ठा बना दे 13 महीने के लिए, लेकिन इन जनरल बात करें तो 18-19 इसका होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, अगर आपके पास रीजन है कि 18-19 ना होकर 19-20 होना चाहिए तो वीडियो पे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। देखिए आप भी हमारी बहुत सारी नॉलेज जो है इनहेंस करते हैं, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ही सही बताया है, मैं भी गलत हो सकती हूँ। जब इतना बड़ा आयोग गलत हो सकता है तो हम क्यों नहीं। वाइल डेलीगेटिंग अथॉरिटी या सुपरवाइजर डेलीगेट, हमने ये बहुत बार अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन किया है कि अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए कायदे से ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे को। इंडिफरेंस कर्व जो एक इंडिफरेंस कर्व पे हर एक पॉइंट इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करता है। इंडिफरेंस कर्व एक्सिस को टच नहीं करते। इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं? कॉन्वेक्स होते हैं, कॉनकेव नहीं होते। कॉन्वेक्स क्यों होते हैं? क्योंकि सेक्रीफाइस जो है वो क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। जहां पे सेक्रीफाइस एक्स्ट्रा यूनिट के लिए डिक्रीज होता जाएगा वहां पे कॉन्वेक्स होगा।
जहाँ पे जो सेक्रीफाइस है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होगा वहां पे कॉनकेव होगा, और जहाँ पे सेक्रीफाइस हर एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए इक्वल होता है वहां पे स्ट्रेट लाइन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। आफ्टर सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट ट्रांसफर टू। अगर सेल हो गई है तो सेल होने के बाद उसका बैलेंस अभी तो पहले सिंकिंग फंड अकाउंट में ही राइट होना चाहिए। अगेन इसमें भी मुझे डाउट है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 107 भी बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन भी। An arrangement of staff duties whereby no person is allowed to record every aspect of transaction। हर एक बंदे को हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है कि एक बंदे की ट्रांजेक्शन जो है ऑटोमेटिकली दूसरे से चेक हो जाती है, उसे बोलते हैं इंटरनल चेक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108। An orderly arrangement of group efforts to provide unity in the pursuit of common goal is called। देखिए, an orderly arrangement of group efforts to provide unity of action। unity of action देना जिससे कि कॉमन गोल अचीव किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। एक न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये तो सबको ही पता है, बिल्कुल क्लियर कट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। एक फंक्शनल रिलेशन बिटवीन वेरिएबल इज कॉल्ड। वेरिएबल के बीच में फंक्शनल रिलेशन क्या कहलाएगा? फंक्शनल रिलेशन, देखिए को रिलेशन में कैसा रिलेशन होता है? लीनियर रिलेशन, जहां तक मुझे याद है। और फंक्शनल रिलेशन है तो वो क्या होगा? रिग्रेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 111. The portion of uncalled capital that can be called up on the winding up of the company। ये भी फेवरेबल क्वेश्चन हो रहा है, फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का। इसमें क्या हो जाएगा? रिजर्व कैपिटल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। The expenses which are anchored to increase the demand of the product। प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज करने के लिए जो एक्सपेंसेस की जाती है उनको कहते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। On admission of a new partner, increase in the value of an asset is credited to। अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है एसेट की तो क्रेडिट की जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी काफी बार डिस्कशन आ चुकी है, बहुत बार क्वेश्चन आया भी होगा डिस्कशन में। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। ये भी क्लियर कट क्वेश्चन है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इंडेक्स नंबर एक्सप्रेस इन। इंडेक्स नंबर को किसमें शो करते हैं? परसेंटेज में। आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे अगर तो P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100, जो भी फॉर्मूला लिखा है इंटू 100 हमने लिखा है, यानी कि इसमें एक्सप्रेस करते हैं इनको परसेंटेज में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117। द रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप करने के लिए जो एग्रीमेंट है उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल। तो कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेक्ट है। एक यहाँ से अगर इसको वो करें, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, तो उस एक्सटेंट पे ये भी जस्टिफाई करता है। प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये भी जस्टिफाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119। अंडर विच थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन द क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। इन टेलर फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन गैंग बॉक्स। टेलर में गैंग बॉक्स कौन है? सेटअप टूल्स एंड मशीन। जो मशीन और टूल्स को सेटअप करता है वो है गैंग बॉक्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
121 डेब्ट इक्विटी रेशियो इज अ टेस्ट ऑफ। डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है? सोल्वेंसी। और कैसी सोल्वेंसी देखता है? लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 22 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है आपने। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपसे पूछ रहे हैं। देखिए प्राइम कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल। प्राइम कॉस्ट में प्लस फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो ये हो जाता है वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट प्लस इसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऐड करते हैं तो ये बन जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि आपसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही पूछा है तो क्या होगा? फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123 आफ्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट इज। रिडम्पशन करने के बाद सिंकिंग फंड हो या डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट हो, उसका कहाँ भेज देते हैं बैलेंस को? जनरल रिजर्व में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंसिडेंट ऑफ टैक्स डिपेंड ऑन। टैक्स इंसिडेंट डिपेंड करता है रेजिडेंशियल स्टेटस पे। आपको पता है 3 तरह के रेजिडेंशियल स्टेटस है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। उसी के ऊपर टैक्स इंसिडेंट डिपेंड करेगा। अंडर टाइम सीरीज एनालिसिस रेगुलर एंड पीरियोडिक मूवमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। 1 ईयर से कम टाइम में जो रेगुलर और पीरियोडिक मूवमेंट है उसको बोलते हैं सीजनल वेरिएशन। अगर अप्स एंड डाउन्स कहता 1 ईयर में अप्स एंड डाउन्स जो हो रहे हैं जो वो सर्कुलर हो सकते थे, और इरेगुलर क्या होते हैं? सडनली, जैसे कि कोविड की वजह से बहुत सारी चीजों की डिमांड इंक्रीज हो गई तो वो क्या है? इरेगुलर मूवमेंट। ठीक, तो ये थे 125 क्वेश्चन पीजीटी कॉमर्स 2021 के। दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए वीडियो पे कमेंट करके। अगर आपको कोई आंसर गलत लगता है तो वो भी शेयर कीजिए। एंड थैंक यू शरद फॉर शेयरिंग योर पेपर विद मी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।